हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चैप्टर हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड का जो क्वेश्चन बैंक आपको मिला था, उसके वीडियो सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट वाइज आएंगे, पहले 25 क्वेश्चंस के, इसी तरीके से आगे भी आएंगे। आपके काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए कि सर हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया है। नो डाउट बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बैंक है, पर अगर सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो बेस्ट होता। तो थोड़ा सा क्लासेस का शेड्यूल टाइट था। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वैसे वैसे आप तक रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप इन ईच पेयर। बेटर लिविंग ग्रुप की बात करता है। क्लियर। तो हम जानते हैं जो आपकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है, किसकी बात करें, लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर अपन बात करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एनायन है तो आप चेक कर सकते हैं किससे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर आपके पास एनायंस गिवन है और तब आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना चाहते हैं, यहां से बात कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर। अब तक तो हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अगर अपन बात करना चाहें, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। जो भी बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो एक पुअर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, इतनी आसानी से नहीं हटता है। आइए पहले वाले पार्ट ए पर बात कर लेते हैं। ए कहता है Cl माइनस और I माइनस में से, तो आप जानते हैं I माइनस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Cl माइनस, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर भी आपका यही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें बी, अब देखो ये तो कौन है, न्यूट्रल, और ये कौन है, एनआई। ठीक है। अब आप इनको कैसे कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन हमसे करवा रहा है लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, तो हम जानते हैं यहां से बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप पहले मुझे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का मुझे थोड़ा सा आइडिया आप दे सकते हैं कि NH3 और NH2 माइनस में से विच वन इज ए बेटर बेस। तो आप जानते हैं ए एनायन इज ऑलवेज बेटर बेस एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो अब बताइए लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। अब अगर अपन बात करना चाहें लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपकी अमोनिया की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू NH2 माइनस। बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये पार्ट बी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट सी, अगर फिर से लिविंग ग्रुप एबिलिटी का कंपैरिजन है H2O एंड H2S एंड दिस टाइम अगेन दीज आर न्यूट्रल। ठीक है। तो आप यहां से इसको नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर से मुझे बताएंगे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। बेसिक स्ट्रेंथ में अगर अपन बात करना चाहें तो H2O इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू H2S। आईओसी में आपको अच्छे से बताया गया है वाटर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे, H2S से। तो फिर आप बताओ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब अगर अपन बात करना चाहें लिविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो इसका मतलब H2S इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू H2। क्लियर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। नॉर्मली जैसे आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं उससे थोड़ा हटके था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कहता है आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन ईच पेयर। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। चलिए पहले वाले पर बात करते हैं। अगर अपन बात करना चाहें ए ऑप्शन, कहता है NH3 एंड NH2 माइनस, तो आप जानते हैं दोनों में डोनर एटम कौन है, सेम। क्लियर। नाइट्रोजन है। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ए एनायन इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2 माइनस की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू NH3। ए एनायन इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आपका एनायन है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें पॉइंट बी, यहां पर आपके सामने अमीन है और यहां पर आपके सामने अल्कोहल है। आप बताइए डोनर एटम इसमें कौन है, नाइट्रोजन। डोनर एटम में कौन है, ऑक्सीजन। और हमने बोला था इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, पॉइंट नंबर सेकंड, और डोनर एटम इज सेम, देन
ए बेटर बेस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आप बताइए इन दोनों में से बेटर बेस कौन है? तो बेटर बेस तो आपका अमीन रहेगा, क्योंकि यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? नाइट्रोजन, और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं इन ए पीरियड हम क्या देखते हैं? ईएन, मोर ईएन लेस बेसिक, लेस ईएन मोर बेसिक। तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो पॉइंट सी, ऑप्शन नंबर सी में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अगर अपन बात करें तो एक हमारे सामने दिया गया है इथोक्साइड आयन और एक हमारे सामने दिया गया है एसीटेट आयन। दोनों में हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करवा रहा है। तो आप जानते हैं डोनर एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। तो यहां पर भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, और यहां पर भी कौन है? ऑक्सीजन। तो आप अच्छे से जानते हैं जो बेटर बेस है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और इन दोनों में से बेटर बेस कौन है? ये क्लियर। इथोक्साइड आयन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसीटेट आयन। अगर मैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर, तो आप जानते हैं एनायन में बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बेसिक स्ट्रेंथ सिंपली अगर अपन देखना चाहें तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेस बेसिक होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो ये लेस बेसिक, ये मोर बेसिक, और बेसिक स्ट्रेंथ का ही ट्रेंड फॉलो होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी में जब एक ही पीरियड के हो या डोनर एटम आपका सेम हो। तो इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन ईच पेयर ऑफ एनायंस। चलिए बात करते हैं। कहता है Cl माइनस और Br माइनस में से इन ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आइए ए में पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ए वाले को। आप जानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। सही बात है कि नहीं है? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो बताइए Br माइनस जो आपका है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा एज कंपेयर टू Cl माइनस। सही है। आइए बी की बात करते हैं, बी क्या कहना चाहता है? OH माइनस और Cl माइनस इन ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका सॉल्वेशन का कोई रोल नहीं होता है, तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सिंपल सी बात है। क्लियर भाई, ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड होता है वही आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड होता है। तो आप मुझे बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं? आईओसी में भी आपने इसको पढ़ा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ मुझे बता सकते हैं कि आपके OH माइनस और Cl माइनस में से विच वन इज अ बेटर बेस? OH माइनस इज अ बेटर बेस एज कंपेयर टू Cl माइनस। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बातें की थी कि मोर स्टेबल एनायन इज लेस बेसिक, मोर स्टेबल एनायन इज लेस बेसिक। तो ये ज्यादा स्टेबल है साइज की वजह से और ये कम स्टेबल है। क्लियर। तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सेम टू सेम आपको किसका ऑर्डर देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl माइनस। किसमें? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट को देखकर जवाब देना दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो पॉइंट सी हमारे सामने है। ठीक है। कहता है SH माइनस और F माइनस इन ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। क्लियर। तो ये आपका सेकेंड पीरियड का है और ये आपका थर्ड पीरियड का है। तो नो डाउट इसके अंदर आपका SH माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किससे? F माइनस। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन हो गया है। अच्छे क्वेश्चंस थे, सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट करते हुए आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैंक द न्यूक्लियोफाइल्स इन ईच ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है। तो ये आपके सामने दिए हुए हैं। पहले वाले ए पॉइंट पर आ जाएं। देखो डोनर एटम्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। अगर एक ही पीरियड में है
तो अप्रोक्सीमेटली बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम होती है, मतलब जो अच्छा बेस है वही आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब मैं आपसे कंपैरिजन करवाना चाहता हूं, आप मुझे बताइए किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप मुझे बताइए H2O में से और OH माइनस में से विच वन इज अ बेटर बेस। H2O में से और OH माइनस में से विच वन इज अ बेटर बेस। नो डाउट a anion is always better base or better nucleophile as compared to its conjugate acid। तो इसकी आपकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं OH माइनस और NH2 माइनस में से, क्लियर, तो इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, और इन ए पीरियड हम क्या देखते हैं, EN, लेस EN बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो OH माइनस से बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर NH2 माइनस है, तो ये पहले का पॉइंट आ गया है, क्लियर। सेकंड क्या कह रहा है, OH माइनस है, Br माइनस है, F माइनस है, और बात कर रहा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बढ़िया क्वेश्चन। आप जानते हैं पोलर एप्रोटिक में आपका सॉल्वेशन का कोई रोल नहीं होता है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड होता है वही आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी देखने को मिलता है। तो आप पहले मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड बता दीजिए। अगर मैं आपसे कंफर्म करना चाहूं बेसिक स्ट्रेंथ, क्लियर, तो बताइए सबसे अच्छा बेस इनमें से कौन है, OH माइनस, फिर कौन रहेगा आपका F माइनस, सही बात है कि नहीं, और सबसे वीक बेस कौन रहेगा, Br माइनस। भाई एनायंस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको एनायंस में क्या देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ, क्लियर, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, सही बात है कि नहीं है। आपका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही लेस बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल Br माइनस है, इन दोनों में क्या देखा है मैंने, साइज, क्लियर, और इन दोनों में En। तो ये आपका किसका ट्रेंड है, बेसिक स्ट्रेंथ का। और किस में पूछ रहा है, पोलर एप्रोटिक है कि नहीं है, तो वही ऑर्डर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का रहेगा। अगर अपन बात करना चाहें न्यूक्लियोफिलिसिटी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ना, तो Br माइनस से बेटर न्यूक्लियोफाइल आपका F माइनस रहेगा पोलर एप्रोटिक में, सही बात है, बिल्कुल। आप जानते हैं पोलर एप्रोटिक में डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, यस। तो Br माइनस से बेटर न्यूक्लियोफाइल F माइनस, और F माइनस और OH माइनस में से बेटर न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस। तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज बी। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार से बातें हम कर सकते हैं, चलिए वन बाय वन अगर अपन बात करें किस तरीके से बात होगी। हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बातें कर रहा है, ठीक है, तो किस प्रकार से हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं OH माइनस, क्लियर, और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं CH3 COO माइनस, क्लियर, इन दोनों में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। सो डोनर एटम दोनों में ही क्या है, सेम, डोनर एटम दोनों में ही क्या है, सेम है, पक्का, बिल्कुल सही बात है। अगर डोनर एटम सेम है तो जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है। तो इन दोनों में से आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, OH माइनस, क्लियर। अब अगर अपन बात करें वाटर में, तो आप जानते हैं वाटर में और इसमें से बेटर बेस आपका ये रहेगा। वैसे भी ये आपके सामने एनायन है और ये आपके सामने क्या है, न्यूट्रल, क्लियर। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कहता है व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। रेट की बातें कर रहा है, यानी कि SN2 को रिलेट कर रहा है काइनेटिक्स से। बढ़िया है, चलिए हम बात करेंगे, कभी ना कभी तो एग्जामिनर हमसे ऐसे क्वेश्चंस करेगा ही। चलिए SN2 की बात करते हैं, तो पहले मैं SN2 का रेट लो एक्सप्रेशन लिख दूं एक बार। क्या आप जानते हैं SN2 रिएक्शन कैसे होती है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई जाएगी, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और यहां से X बाहर निकलेगा खटैक, क्लियर। और बताइए इसकी जगह कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, बाहर निकल जाएगा X माइनस, और यही आपकी स्लो स्टेप होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, तो यही आपके रिएक्शन का होता है स्लो स्टेप, क्लियर। तो एक बार मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दीजिए। रेट की अगर मैं बात करना चाहूं, रेट इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है,
किस किस पर डिपेंड करता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करेगा, बिकॉज दोनों ही स्लो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है. सो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर SN2 रिएक्शन. आइए एक मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी मैं आपको मेथड बता दूंगा. हालांकि आपने काइनेटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. पहले वाले पार्ट पर आता हूं, ए पर. कह रहा है Rx इज ट्रिपल्ड एंड न्यूक्लियोफाइल स्टेज द सेम. चलिए Rx को ट्रिपल कर दिया गया है. पहले हम रेट मान लेते हैं R1. K इज द रेट कांस्टेंट. ये हमारे सामने एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है और ये हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है. ये हमारे पास रेट है R1. ठीक है. फिर कहता है कि Rx को 3 गुना कर दिया गया है, तो नया रेट क्या रहेगा? R2 इज इक्वल टू K. K इज द रेट कांस्टेंट. बताइए इसको मोलर कंसंट्रेशन कितने टाइम कर दी गई है? 3 टाइम. आप जानते हैं e रेज टू पावर 1, तो ये रहेगा 1. यहां पर अगर अपन बात करना चाहें कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की क्या रखी गई है? सेम. आगे बात समझ में? तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे 3 को, 3 रेज टू पावर 1, तो 3 के ये हमारे सामने रहेगा Rx, क्लियर, रेज टू पावर 1. ये हमारे सामने रहेगा न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1. और आप जानते हैं इतने को अगर मैं गौर से ऊपर देखूं तो इसी को ही तो मैंने क्या लिखा हुआ है? R1. जरा गौर से देखिए, इसी को ही तो मैंने क्या लिखा हुआ है? R1. तो इसका मतलब है R2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1. ये आपके सामने आ गया है. आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्त. कैसे? R1 R2 को डिवाइड करके भी दोनों में रिलेशन बता सकते हैं, पर अपने पास हल्का सा दिमाग है तो हम जानते हैं. देखो इस पूरी टर्म को ही तो हमने क्या लिखा हुआ है? R1, और ये पूरी टर्म तो यहाँ पर रिपीट हो गई है, तो मैं इसकी जगह R1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो जो आपका रेट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा. अगर आपने Rx की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रिएक्शन का जो नया रेट है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा एज कंपेयर टू द ओल्ड रेट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें बी, कहता है बोथ Rx एंड न्यूक्लियोफाइल आर ट्रिपल्ड. अगर दोनों को ट्रिपल कर दिया गया है तो आपका रिएक्शन का रेट 9 टाइम्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा. एग्जैक्टली आप यहां से निकाल कर ला सकते हैं. इधर बात कीजिए, कहता है Rx को आधा कर दिया गया है और ये सेम रहता है, तो उस केस में आपका जो नया रेट होगा वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा. रिएक्शन स्लो हो जाएगी, 1/2 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? चलिए इधर कहता है Rx को तो आधा कर दिया गया है एंड न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दिया गया है, तो इस केस में सेम रहेगा. सेम रेट पर आपकी रिएक्शन होती रहेगी. सेम रेट. क्लियर? क्योंकि इसको आधा किया है उसको डबल किया है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर मैं R1 R2 की रिलेशन में लिखना चाहूं तो यहां पर R2 जो होगा वो R1 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. R2 इज द न्यू रेट. इसके केस में आपका R1 विल बी इक्वल टू R2. रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक्स से लिंक किया गया है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कहता है लेबल द न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन. देखिए दोस्तों, आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि रिएक्शन SN2 है, तो अब आपको सोचना नहीं है कि कौन से मैकेनिज्म से जाना है. उसने साफ बोला है ये SN2 रिएक्शन है, आप तो प्रोडक्ट बताइए और विद स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए. तो बिल्कुल बताएंगे साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है. पहले हम बता दें रिएक्शन में कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन लिविंग ग्रुप है. तो हम जानते हैं ये रिएक्शन का कौन है? लिविंग ग्रुप. एंड CN- रिएक्शन का कौन है? न्यूक्लियोफाइल. सही बात है. अगर अपन बात करें CN- इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल. इट कैन अटैक वाया कार्बन एज वेल एज इट कैन अटैक वाया नाइट्रोजन. सही बात है कि नहीं है? पर ये आपका किस कंडीशन में कहां से अटैक करता है ये आपको क्लियर होना चाहिए. सो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2, तो ये कार्बन की साइड से अटैक करेगा. और एनसीईआरटी ने इसको समझाया है कि कार्बन की साइड से अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन की साइड से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनेगा, और ये आपके सामने किसका ऑर्डर रहता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का. किसका ऑर्डर रहता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का. ये एनसीईआरटी ने समझाया, हमने क्लास में अच्छे से इस पर डिस्कशन किया है. आइए आप बताइए, क्या लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है क्या वो एक कायरलिटी सेंटर है? नहीं, कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है. ये कायरलिटी सेंटर नहीं है, बट स्टिल आपका जो मॉलिक्यूल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है. इन दोनों एटम्स की वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म.
एंड राइट नाउ मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, तो आप बहुत क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि सर इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट, आपने ये जो सिस कॉन्फ़िगरेशन बताया है वो किसके बेसिस पर बताया है? सर ये हाइड्रोजन के बेसिस पर बताया है ना, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। सिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर SN2 रिएक्शन होता है तो पहले मुझे बताइए SN2 रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं? सर SN2 में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और वो भी 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहां पर अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस है तो आपके प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस आएगा। तो SN2 में क्या होता है, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और यहां से Br निकलेगा खटैक। एंड ये अटैक कौन सा होता है SN2 में? बैक साइड अटैक। और आप जानते हैं बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपका यहां पर लिविंग ग्रुप वेज पर था तो न्यूक्लियोफाइल डैश पर आ जाएगा बैक साइड अटैक की वजह से, एंड ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर? ये आपका CH3 था वो एज इट इज रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, डैश के ऊपर बताइए कौन आ जाएगा? Cn। तो फिर वेज के ऊपर कौन चला जाएगा? आपका हाइड्रोजन, एंड दिस टाइम इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए SN2 रिएक्शन में हमेशा ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। भले ही आपका उसमें कायरल्टी सेंटर हो या ना हो जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है, बट स्टिल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज टेकिंग प्लेस। केवल और केवल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन हो। क्लियर? ये ध्यान रखना है। SN2 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ईच SN2, खुद ही बता रहा है SN2 करवाना रिएक्शन, एंड इंडिकेट स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी इंडिकेट करना है। अब आप जानते हैं आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टीरियो के अंदर, इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रखे। जिस भी चीज में हमें दिक्कत है दोस्त, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही रिजॉल्व होगा, बातों से रिजॉल्व नहीं होने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके ये लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल सही, जहां लिविंग ग्रुप है वहीं पर कौन आएगा SN2 में? न्यूक्लियोफाइल, एंड इट इज द कायरलिटी सेंटर। ये आपके सामने कायरलिटी सेंटर है, ठीक है। तो कायरलिटी सेंटर का आप RS कॉन्फ़िगरेशन पता कर लीजिए। कायरलिटी सेंटर पर अगर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी दोस्त? 1। इधर वाले ग्रुप को प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इधर वाले ग्रुप को प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताइए? 3। और इधर वाले ग्रुप को प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। ठीक है, मैंने ये प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल बनाई है। हमने पढ़ा था ना RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो CIP सीक्वेंस रूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने जो कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए चारों डिफरेंट और एटम ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी असाइन की है। क्लियर? अब अपन जानते हैं या तो फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर हो तब हम बता पाते हैं, या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर हो तो हम बता पाते हैं। अब हमारी फोर्थ प्रायोरिटी ना तो वेज पर है ना डैश पर है। क्लियर? तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप फोर्थ प्रायोरिटी को कहां पर लेकर चले जाएं? डैश पर ले जाएं या वेज पर ले जाएं, बाकी को ना छेड़े। तो इसमें अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारा सामने कायरलिटी सेंटर है। इधर बताइए कौन सी प्रायोरिटी जुड़ी हुई है? 1। इसको एज इट इज रहने दीजिए। इधर बताइए वेज के ऊपर कौन सी प्रायोरिटी जुड़ी हुई है? यहां पर आपकी सेकंड प्रायोरिटी, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो मैं फोर्थ प्रायोरिटी ले गया हूं, और यहां पर मैं कौन सी प्रायोरिटी को लेकर आ गया हूं? थर्ड को। तो मैंने थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज किया है। अब बताइए 1 से कहां जाऊंगा? 2 से कहां जाऊंगा? 3। 1 से 2, 2 से 3। माई मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर क्या होना चाहिए? S। अगर इसका S है तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R, क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज करने पर ही मैंने ये बनाया है। पक्का? चलिए, तो यहां पर आपके सामने R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिए इसको ढंग से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका SN2 रिएक्शन होगा। SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और लिविंग ग्रुप हटेगा खटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म? SN2। तो SN2 में आपको जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बना देता हूं। क्लियर?
तो ये आपका कार्बन रहेगा जो कि कायरलिटी सेंटर था। इधर आपका जगह ले लिया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। यहाँ पर अगर अपन बात करें वेज के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल। क्लियर। अगर अपन बात करें डैश पर कौन लगा हुआ है, डी, और सॉलिड लाइन पर कौन लगा हुआ है, एच। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। कुल मिलाकर ये है, अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। ठीक है, तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या ये कायरलिटी सेंटर है, जी हाँ। क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है, जी हाँ। SN2 reactions proceeds with 100% inversion of configuration। कौन से कायरलिटी सेंटर पर, जिस पर लिविंग ग्रुप है। हर जगह इन्वर्जन नहीं करवा देना है दोस्तों। तो लिविंग ग्रुप तो आपका ये है, तो यहीं पर ही आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता हुआ दिखाई देगा। आइए एक बार हम बात कर लेते हैं इनके आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी कौन है, हाइड्रोजन। प्रायोरिटी असाइन करवाइए। इस केस में अगर अपन बात करना चाहें तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा 1, इधर वाले को प्रायोरिटी मिलेगा 2, इधर वाले को प्रायोरिटी मिलेगा 3, और इसको प्रायोरिटी मिलेगा 4। कहां से कहां जाऊंगा मैं, 1 से 2, 2 से 3। तो मेरा मूवमेंट कैसा रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, मूवमेंट है मेरा क्लॉकवाइज। बट फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, वेज पर। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा एस। पक्का। चलिए इसी प्रकार से यहां पर भी हम असाइन करेंगे। बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा, 1। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा, 2। इधर वाले को प्रायोरिटी 3 एंड इधर वाले को प्रायोरिटी 4। कहां जाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3। आई एम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। सो इट इज हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए SN2 में अटैक तो इसके ऊपर होगा ना, इस कायरलिटी सेंटर का तो कोई बॉन्ड ही नहीं टूटना है, तो उस पर इन्वर्जन नहीं होगा। अटैक CN माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मेजर प्रोडक्ट के लिए कहां से करेगा, कार्बन के साइड से। ये करेगा अटैक और यहां से आई हटेगा खटैक। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। क्लियर। आप बताइए यहां पर जो था क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा, नो, क्योंकि यहां पर तो कायरलिटी सेंटर का हमने कोई बॉन्ड ही नहीं तोड़ा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर एस था तो ऐसे ही रहेगा। पर यहां पर इस कायरलिटी सेंटर का बॉन्ड टूटा है दोस्तों, यहां पर होगा इन्वर्जन SN2 में, वहां पर नहीं होगा। हर जगह इन्वर्जन नहीं करना है। तो यहां पर बैक साइड अटैक से आपका CN जो है वो कहां पर आ जाएगा, डैश पर, और हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, वेज पर। तो यहां पहले कॉन्फ़िगरेशन एस था, तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, आर। So SN2 reaction proceeds with 100% inversion of configuration at the chirality center having living group। जिस पर living group है वहीं, बाकी हर जगह नहीं करवाना है। अच्छा क्वेश्चन था स्टीरियोकेमिस्ट्री का, दोनों में एक एक ही प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which compound in each pair undergoes a faster SN2 reaction? किसमें SN2 क्या होगा, फास्ट। तो मैं आपको बता देता हूं, रिएक्टिविटी इन SN2। रिएक्टिविटी इन अगर अपन बात करना चाहें SN2 मतलब रेट, तो सबसे ज्यादा तो आपके रिएक्टिव होते हैं कौन से, मिथाइल हैलाइड्स। उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। सही बात है कि नहीं है, अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, और सबसे पीछे रहेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इनफैक्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स तो अगर अपन बात करना चाहें SN2 देते भी नहीं है। तो यहां पर तो आप लिख भी सकते हो नो SN2, यहां पर SN2 होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। आइए अप्रोच करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले वाले पर बात करें। देखिए ये आपका एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो बताइए 1 डिग्री और 2 डिग्री में किसकी रिएक्टिविटी आपके SN2 में ज्यादा होगी, 1 डिग्री की। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी इन SN2। ठीक है। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वो तो SN2 देगा ही नहीं, तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा रहेगी। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट भी ड्रॉ करने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री।
आप देख रहे हो बार बार किस पर चोट कर रहा हूं मैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। एंड क्लियर कर दिया है रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1 रिएक्शन। ठीक है, बढ़िया बात है। अगर SN1 से प्रोसीड कर रहा है दोस्त तो आपको SN1 करवाना आना चाहिए। ये आपका कौन है, लिविंग ग्रुप। कहता है बता दो कौन लिविंग ग्रुप है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये लिविंग ग्रुप है और ये आपकी रिएक्शन का कौन रहेगा, न्यूक्लियोफाइल भी और सॉल्वेंट भी, दोनों का काम करेगा ये। तो SN1 कैसे होता है, लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो। तो मैंने लिविंग ग्रुप को हटा दिया है और कार्बोकेटाइन बना दिया है। क्लियर दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर ये कौन है, मिथाइल। क्लियर, तो यहां पर आपके सामने फॉर्मेशन हो गई है कार्बोकेटाइन की। क्लियर, लिविंग ग्रुप आपका हट गया है। आप बताइए हाल फिलहाल क्या ये कायरलिटी सेंटर था? जी हाँ, पहले जिस कार्बन के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप अटैच्ड था दैट वाज ए कायरलिटी सेंटर। अब बताइए क्या ये कायरलिटी सेंटर रहा Br कटने के बाद? नहीं, नहीं रहा। कारण क्योंकि इसका अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp2 और कायरलिटी सेंटर को आपका sp3 होना ही पड़ेगा। 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप उस पर टेस्ट होने ही चाहिए। तो अब ये कायरलिटी सेंटर नहीं रहा। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, वो तभी करेगा जब वो ज्यादा स्टेबिलिटी का बनेगा। तो यहां पर रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। And who is the nucleophile? Water itself. Solvent itself act as a nucleophile in most of the SN1 reactions. तो फिर आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि यहां पर जैसे ही आपका वाटर अटैक करेगा तो ये कायरलिटी सेंटर में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कायरलिटी सेंटर में वापस से कन्वर्ट होगा तो जब कभी भी sp2 कार्बन वापस से कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होता है तो आपका R कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगा और S कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएंगे। ये वापस से कायरलिटी सेंटर के अंदर क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएंगे। क्लियर, तो आप यहां पर RS निकाल लें और फिर यहां पर RS निकालें। ये प्रोडक्ट आपके सामने है किसका, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा ये रहेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप मुझे बताइए क्या इस SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा? जी हां होगा। बट अगर अपन बात करें वो प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन वाला नॉर्मली 50% से ज्यादा होता है, रिटेंशन वाला कम होता है। तो बिल्कुल इसमें रेसमाइजेशन होगा, रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो कई बार तो यही पूछ लेता है कौन सी SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा। तो रेसमाइजेशन तभी हो सकता है जब बने हुए प्रोडक्ट्स एक दूसरे के एनएंसियोमर्स हो, हालांकि पार्शियल रेसमाइजेशन आपको ऑब्जर्व होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था SN1 के स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ओके, तो ये आपका एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सही बात। ये आपका एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी सही बात। और ये आपका एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और इन जनरल अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी की, किससे बातें करें, स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, आफ्टर दैट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, आफ्टर दैट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और सबसे पीछे तो मिथाइल केटाइन। यही ऑर्डर आता है। नो यू कैन यू कैन ऑल्सो गो बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, CH बॉन्ड काउंट कर सकते हो, पर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका कौन सा रहेगा, अगर इसको नंबरिंग कर दूं फर्स्ट, इसको नंबरिंग कर दूं सेकंड और इसको नंबरिंग कर दूं थर्ड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रहेगा सेकंड। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें थर्ड और उसके बाद आपका रहेगा फर्स्ट। डिग्री से पहचान लेंगे ना। चलिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एल्काइल हैलाइड इन ईच पेयर रिएक्ट्स फास्टर इन SN1 रिएक्शन। आइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, क्योंकि जब तक ये फंडा नहीं क्लियर है तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, बताइए क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 उतना ही फास्ट होगा। और स्टेबिलिटी अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। अब देखिए कितनी बेहतरीन सीक्वेंसिंग है क्वेश्चंस की। SN1 आने वाला था तो पहले ही केटाइन की स्टेबिलिटी आपको रिकॉल करवाई गई। आइए, तो अगर अपन बात करना चाहें इसके केस में तो हमारे सामने जो कार्बोकेटाइन बनेगा
वो ये बनेगा 3 डिग्री। इसके केस में अगर अपन बात करना चाहें, जो कार्बोकेटाइन हमारे सामने बनेगा वो ये बनेगा 1 डिग्री। लेकिन सर ये तो रीअरेंज कर जाएगा ना। देखिए आपसे रेट पूछ रहा है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला केटाइन बनता है ना उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है आपको। अगर मैं इसकी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दूं कि सर अगर मैंने यहाँ पर SN1 करवाया, क्लियर, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हटाऊंगा, बिल्कुल हटा दीजिए सर। लिविंग ग्रुप हटाने के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा दोस्त, यही स्लो स्टेप होता है, यही रिएक्शन का क्या है, स्लो स्टेप। अब ये आगे रीअरेंज करेगा ना दोस्त, ये तो फास्ट स्टेप होगा। नो डाउट मैं इस बात से आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये रीअरेंज करके इस वाले कार्बोकेटाइन के अंदर चला जाएगा, पर ये वाला स्टेप तो रिएक्शन का फास्ट स्टेप होता है। आरडीएस में तो ये केटाइन बनता है, पहला केटाइन, क्लियर, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो ये दोनों केटाइन सेम नहीं है, रीअरेंजमेंट के बाद केटाइन चेंज हो चुका है, तो हमें इनका कंपैरिजन करना है। ये 3 डिग्री केटाइन है और ये आपका 1 डिग्री केटाइन है, तो SN1 में रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। आइए इधर अगर अपन बात करें तो आप जानते हैं लिविंग ग्रुप को हटाओगे यहाँ 3 डिग्री केटाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप को हटाओगे यहाँ पर 2 डिग्री केटाइन बनेगा, तो 3 डिग्री केटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो इसका रेट ज्यादा रहेगा। बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, फॉर ईच एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, नंबर 1 draw the product of each nucleophilic substitution, second determine the likely mechanism SN1 और SN2 for each reaction। कहता है प्रोडक्ट भी बताइए और आप बताइए वो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, SN1 या SN2 में से कोई एक बताना है, साफ लिखा हुआ है। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जहां में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि कौन से मैकेनिज्म से हम जाएं पहचानने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो क्लैरिटी आपको आएगी। चलिए समझाते हैं किस तरीके से इसको डील किया जा सकता है। ये हमारे सामने दिया गया है, आप बताओ कौन सा एल्काइल हैलाइड है। इट इज ए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, पक्का जी हाँ। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ना दोस्त, कहां से जाएगा, SN1 से। तो 101% कहां से प्रोसीड करेगा, ये SN1 से। और SN1 कैसे होता है, लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो लिविंग ग्रुप को अगर अपन बात करना चाहें, हमने हटा दिया है और यहां पर आपका जो है कार्बोकेटाइन बना दिया है। कार्बोकेटाइन का पहला काम बताइए, रीअरेंजमेंट, बताइए क्या करना चाहेगा, नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, and who is the nucleophile, solvent itself act as a nucleophile in SN1, तो ये करेगा अटैक एंड यहाँ पर बॉन्ड बनेगा खटैक। सो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये पार्ट ए था, तो मैकेनिज्म SN1 रहेगा यहाँ पर और प्रोडक्ट भी आपको बता दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बात करना चाहें तो ये रिएक्शन हमारे सामने करवाई गई है। आप देखिए SH माइनस आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, एनायन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कैसे पहचानेंगे, एनायन। और एनायन कोशिश करेगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 हो, तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी वाया SN2 मैकेनिज्म, क्लियर। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, लेकिन सर मेरा सवाल है क्या SN2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। जब बीटा पर 3 ब्रांचिंग आ जाती है तब SN2 ब्लॉक होता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक। सो ये आप लोगों के सामने प्रोडक्ट यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, बताइए कौन लग जाएगा, SH, क्लियर। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने रिएक्शन दी गई है, मैं इधर इसका प्रोडक्ट लिखूंगा, आप बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड है। इट्स ए 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट्स ए 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलिए रिएक्शन करवाई जा रही है दोस्तों, यहां पर आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन या फिर RO माइनस के साथ एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट देता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही। लेकिन आपसे पूछ रहा है ना कि SN1 SN2 में बताओ, एलिमिनेशन की तो बात ही नहीं कर रहा ना आपसे, आपको तो ये बताना है कि SN1 से जाएगा SN2 से। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और एनायन, एनायन का मतलब समझते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
एनायन का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर SN2 होगा, आपका लिविंग ग्रुप हटेगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये हटेगा खटैक, और ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। तो SN2 रिएक्शन से यहां पर हम प्रोसीड करेंगे अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो। आइए दोस्तों डी की तरफ बढ़ते हैं। इट्स ए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सर यहीं पर तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए कंफ्यूजन की बात ही नहीं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और आपके पास ये दिया हुआ है। सर मैं इसको सॉल्वेंट मानूं या फिर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल मानूं? आई एम कंफ्यूज्ड। देखो आपके सामने ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, अगर आप इसको न्यूक्लियोफाइल भी मान रहे हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब बताओ? वीक, और वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 होता है, क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर रेट डिपेंड ही नहीं करता है। वापस सुनो, ये भी आपका 2 डिग्री था, एनायन था, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो SN2 से होगा। ठीक है, ये भी 2 डिग्री है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इट इज जस्ट एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। या मैं तो सर इसको न्यूक्लियोफाइल मान लूं, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1। SN1 कैसे होती है बताइए? लिविंग ग्रुप को हटा देंगे, कार्बोकेटायन बना देंगे। तो हमने लिविंग ग्रुप को हटा दिया है, कार्बोकेटायन बना दिया है। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? अगर अपन बात करें तो मिथेनॉल, ये करेगा अटैक, बॉन्ड बनेगा खटैक, और जब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है मैच हटा के सीधा जोड़ देते हैं, तो ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियरिटी आएगी। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अगले क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर ईच रिएक्शन। ओके, बढ़िया बात है। पिछले क्वेश्चन ने विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री मैकेनिज्म हमसे पूछा कि पहले आप चेक कर लो कि रिएक्शन में जाना कहां से। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बात कर रहा है। आइए इधर अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए कौन से डिग्री का अल्काइल हैलाइड? इट्स अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इट्स अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सही बात है कि नहीं? अब क्या करते हैं, जब हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं वाटर को, तो हम पहले बोल देते हैं ये सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो SN1 से ही आप जाइए। लेकिन सर इधर लिखकर मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, मैं तो इसको न्यूक्लियोफाइल मान रहा हूं। तो मानिए दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको न्यूक्लियोफाइल मानना चाहते हैं, आप मानिए। चलिए आप ही की बात कर लेते हैं, हम किस प्रकार की बातें हैं। आप बताइए न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कैसा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दोस्त कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं बताओ? वीक। और वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करते हैं दोस्त बताओ? SN1। लिखवाया हुआ है ना कि सेकेंडरी के केस में हम डाउटफुल होते हैं कि SN1 से जाएं कि SN2 में, 2 से जाए सब्स्टिट्यूशन में, और ये क्लियर कर दिया है मैंने। यानी कि रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। आप देखिए जिस कार्बन पर आपका लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या वो एक कायरलिटी सेंटर है? जी हाँ, कायरलिटी सेंटर है। अब बताइए SN1 होता कैसे है? सर लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए, कार्बोकेटायन बना दीजिए। मैं इधर चल लूं? ठीक है, सही बात है। अगर हमने लिविंग ग्रुप को हटा दिया और कार्बोकेटायन बना दिया, आप बताइए लिविंग ग्रुप के हटने के बाद क्या ये अभी भी कायरलिटी सेंटर है? नो, लॉस ऑफ कायरलिटी। क्लियर? अब आपके इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp2, ये कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। ओके, कार्बोकेटायन का पहला काम अब बताइए रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? क्लियर? हो सकता है रीअरेंज करके इधर चला भी जाए, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जाने पर इसके जो आपके अल्फा एच है वो बढ़ जाएंगे, तो ये रीअरेंज कर भी सकता है। अगर इसने रीअरेंज किया तो ये एक नए कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बताइए दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? योर सॉल्वेंट वाटर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर यहां से हम रिएक्शन के प्रोडक्ट की बातें करना चाहें, तो यहां से आपका वाटर करेगा अटैक, वापस से ये कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होगा तो आप जानते हैं R भी बनेगा और S भी बनेगा, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट भी आएगा एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट भी आएगा। ये प्रोडक्ट आपके सामने इस वाले कार्बोकेटायन से बनकर आएंगे। सिमिलरली अगर यहां से आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है, वाटर यहां पर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो फिर से आप जानते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होंगे। आपका sp2 कार्बन अगर कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होता है
तो R और S दोनों बनते हैं, ये हम पहली बार नहीं कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका H भी होगा और यहाँ पर आपका OH भी होगा। सो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए इन दोनों की केटाइन की जो स्टेबिलिटी में ना कोई खास फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए आपका कौन सा एल्काइल हैलाइड है? सर इट्स ए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही बात है, इट्स ए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड irrespective of solvent, irrespective of nucleophile. The reaction will be proceeding via which mechanism? SN2 mechanism. एंड SN2 mechanism में अब यहाँ पर कायरलिटी सेंटर होगा, आप उसका जल्दी से RS कॉन्फ़िगरेशन पता करें, क्योंकि जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा है दोस्त वही कायरलिटी सेंटर है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल इसे, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इस ग्रुप को, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी इसको। मैं जाऊंगा 1 से 2, 2 से 3, माय मूवमेंट इज 1 से 2, 2 से 3, माय मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बट फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी R। तो यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन R है, प्रोडक्ट में अब ऐसा आना चाहिए। SN2 reaction proceeds with 100% inversion of configuration and gives single product। चलिए, तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें ये करेगा बैक साइड से अटैक और ये हटेगा खटैक। तो जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्रोडक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। वेज के ऊपर अगर अपन बात करें कौन लगा हुआ है? H। डैश के ऊपर अगर अपन बात करें तो कौन लगा हुआ है? D। एंड दिस इज द कायरलिटी सेंटर। क्लियर? तो आप चेक कर लेना, अगर यहां पर कॉन्फ़िगरेशन R है तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा? S रहा होगा। ठीक है, चलिए सिंगल प्रोडक्ट SN2। अच्छा क्वेश्चन था स्टीरियोकेमिस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर ईच रिएक्शन एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। बार बार स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आप देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, तो यहां पर अगर अपन बात करें आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp3 कार्बन पर या तो SN1 से होगा दोस्त या SN2 से होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? एकदम 100% क्लियर है। चलिए, तो रिएक्शन आपकी करवाई जा रही OCH3 माइनस के साथ और DMSO के अंदर करवाई जा रही। अब देखो वापस से, इट्स ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इट्स ए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इट्स ए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर? आपके दिमाग में एलिमिनेशन नहीं आना चाहिए दोस्त, कारण वो खुद ही बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन बताओ तुम, तो एलिमिनेशन की बात मत करो। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बताइए? एनायन। मैंने आपको कितनी बार बताया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एनायन, एनायन का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, strong nucleophile, and strong nucleophile favors which mechanism? SN2 mechanism। सब्स्टिट्यूशन में 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करते हैं और यहां तो क्लैरिटी सॉल्वेंट से भी दिया गया है। तो आप बताइए SN2 प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये यहां से हटेगा खटैक। हालांकि ये कायरलिटी सेंटर है तो वही RS कॉन्फ़िगरेशन से आप यहां पर पता करेंगे। क्लियर? तो जो प्रोडक्ट बनकर आएगा उसमें यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा OCH3। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपका इथाइल ग्रुप रहेगा, वेज पर कौन है? CH3, यहां पर CH3 को रहने दीजिए, डैश पर कौन है? हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोजन को रहने दीजिए। सो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन विल बी SN2। क्लियर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2 मैकेनिज्म। आइए नेक्स्ट में अगर अपन बात करें, जल्दी से बताइए आपका कौन सा एल्काइल हैलाइड है? इट्स अ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही, इट्स ए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पूछ रहा है दोस्त, तो इसमें तो दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। 3 डिग्री में अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो आया SN1, डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब बताइए SN1 कैसे होता है? लिविंग ग्रुप को हटा दो और कार्बोकेटाइन बना दो। तो चेक कर लीजिए आपका लिविंग ग्रुप एक कायरलिटी सेंटर पर है। सर आप भी चेक कर लीजिए उसके अलावा भी एक कायरलिटी सेंटर है। बात तो सही है, ठीक है। तो चलिए दोनों के आरएस पता कर लेते हैं। बताइए यहां पर डैश पर कौन होगा? हाइड्रोजन। पहले इसकी बात करें तो इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 1, इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 2, इस वाले को 3 और हाइड्रोजन को 4। तो मैं जाऊंगा 1 से 2, 2 से 3। माय मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर, सो इट विल बी हैविंग R कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगर अपन बात करें तो प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं।
इस क्लोरीन को प्रायोरिटी मिलेगी 1, इधर वाले की अगर अपन बात करें प्रायोरिटी 2, इधर वाले की 3 और उधर वाले को 4, तो मैं जाऊंगा कहां से 1 से 2, 2 से 3, माय मूवमेंट इज 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, बट द फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज, सो इट विल अगेन हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन आर। ठीक है, अब आप समझिए रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो यहां पर लिविंग ग्रुप आपका हटेगा, अगर लिविंग ग्रुप हटा सो देयर विल बी लॉस ऑफ द कायरलिटी सेंटर, यहां पर आपका जो कायरलिटी सेंटर है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज द कार्बन विल बिकम sp, द कार्बन विल बिकम sp2। क्लियर? तो ये आपका मिथाइल ग्रुप है, लॉस ऑफ कायरलिटी सेंटर, स्टिल इट इज ए कायरलिटी सेंटर। क्या आप अब इस बात से एग्री करते हैं? ये अभी भी आप लोगों के सामने एक कायरलिटी सेंटर रहेगा। अब वापस से बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, ये नहीं करना चाहेगा, 3 डिग्री अच्छा खासा स्टेबल है। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? मिथेनॉल। तो रिएक्शन आपकी हो जाएगी मिथेनॉल के साथ। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जब भी आपका sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होगा तो आपका R भी बनेगा और S भी बनेगा। आप जानते हैं ना इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, दोनों साइड से लोब जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेज पर CH3 रहेगा, डैश पर H रहेगा। क्लियर? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें वेज पर आपका CH3 रह जाए और डैश पर कौन आ जाए? OCH3। सो आपका कॉन्फ़िगरेशन यहां पर R और इसका भी निकल कर आएगा R। देन इन दिस केस यू विल फाइंड दिस प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ऐसा प्रोडक्ट बन जाए कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मैं बना दूं तो वेज पर कौन है? CH3, डैश पर कौन है? हाइड्रोजन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। क्लियर? इधर अगर अपन बात करना चाहें वेज के ऊपर कौन आ जाए? OCH3 और डैश पर दोस्त कौन आ जाए? हाइड्रोजन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S रहेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये तो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? और ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? आइए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। SN1 में जिस कायरलिटी सेंटर पर लिविंग ग्रुप है तो आप जानते हैं R से आपके R की फॉर्मेशन भी होगी, R से S की फॉर्मेशन भी होगी। क्लियर? रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। यहां से देखो अगर कार्बोकेटाइन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट हुआ तो R भी बनेगा और S भी बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे दिमाग में एक बात फिट हो जाती है कि अगर लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर है अगर वो कायरलिटी सेंटर है तो SN1 में रेसमाइजेशन होगा। भाई बहुत हल्की ट्रिक है ये, बहुत हल्की ट्रिक है। आप बताइए क्या इस रिएक्शन में आपको रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा? नहीं। रेसमाइजेशन तभी होता है जब बने हुए प्रोडक्ट्स रिएक्शन में एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो, और यहां पर ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं है। क्लियर? इस कायरलिटी सेंटर पर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि इस कायरलिटी सेंटर का तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब आप रिलेशन निकालोगे R से R, R से S, तो ये डायास्टीरियोमर्स हैं, नो रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके, तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये, शानदार क्वेश्चन था जिसको SN1 को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमेशा अगर लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर है अगर वो कायरलिटी सेंटर है तो SN1 में रेसमाइजेशन नहीं होगा। SN1 में रेसमाइजेशन तभी होगा जब बने हुए प्रोडक्ट्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच रिएक्शन एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही बोला गया है। आप बताइए आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पड़ा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियोफाइल SN2, तो ये करेगा अटैक, ये यहां से हटेगा खटैक। तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। मैं एक बार, कार्बन बढ़ गए, तो अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपके सामने यहां पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। क्लियर? आपके लिविंग ग्रुप की जगह कौन ले लेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल। इधर बात कीजिए, आप बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है? Cn माइनस, विच इज ए एनायन। सही बात, जी हाँ।
एनायन का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स विच मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, पक्का। तो इसमें 2 डिग्री में SN2 होगा, ये करेगा अटैक और यहां से निकलेगा Br बाहर, खटैक। सो रिएक्शन का मैकेनिज्म इसमें SN2 रहेगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म दोस्तों इसमें भी SN2 है। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा आपको, Cl, पक्का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखिए यहां तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस टाइप के केटाइंस को हम बोलते हैं विनाइलिक केटाइन, और इस टाइप के केटाइन दोस्त होते हैं हाईली अनस्टेबल। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस ये होते हैं। इनफैक्ट इस टाइप के केटाइंस को तो हम रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट भी नहीं बनाते। और ये आपका कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये आपका कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, बी, उसके बाद सी, और उसके बाद ए तो सबसे कम स्टेबल रहेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव, याद है ना। अगर मैं इस टाइप के केटाइंस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करवाऊं जो कि जीओसी में किया था, इससे ज्यादा स्टेबल जो आपका है ये होता है फिनाइल केटाइन, और फिनाइल केटाइन से भी आपका जो होता है ज्यादा स्टेबल वो होता है विनाइल केटाइन। क्लियर, ये हाईली अनस्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, क्या यहां पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, किसके अंदर, जीओसी के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस टाइप के केटाइंस आपके SN1 रिएक्शन के इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं, बिकॉज हाईली अनस्टेबल होते हैं। चल नेक्स्ट कहता है विच कंपाउंड इन ईच पेयर हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात करें। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करना चाहें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर। एंड अगर अपन बात करें इन केस ऑफ आइसोमरिक, इन केस ऑफ आइसोमरिक, in case of isomeric alkyl halides, in case of isomeric alkyl halides, boiling points is inversely proportional to branching, inversely proportional to branching. क्लियर। अगर दो एल्काइल हैलाइड्स आपके क्या हैं, आइसोमरिक, मतलब मोलिकुलर वेट क्या हो गया, सेम आइसोमर्स का। तो मोलिकुलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग के बढ़ने से आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये भी कह सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो लार्ज इन साइज ऑटोमेटिक होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और ब्रांचिंग के बढ़ने से आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो अगर अपन बात करें दोनों का मोलिकुलर वेट क्या है, सेम आइसोमरिक है, पर इसमें ब्रांचिंग है और इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम नहीं है, मतलब सॉरी मोलिकुलर वेट ही सेम नहीं है। यहां पर आयोडीन है और वहां पर ब्रोमीन है, तो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रैंक द स्पीसीज इन ईच ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इंक्रीजिंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले शुरुआत भी ऐसे क्वेश्चन से की थी आज के लेक्चर की, और जैसे जैसे हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे जरूरी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर अपन बात करें एनाइंस में कैसे देखोगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही। या फिर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर, जी हाँ। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, फिर से बात मैं आज की क्लास में दोहरा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। क्लियर। अगर आप ये बातें जानते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। आइए पहले वाले में, ए वाले में बताइए सबसे किस ऑर्डर बताना ना, इंक्रीजिंग। तो आपके Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल Br माइनस, Br माइनस से ज्यादा स्टेबल I माइनस।
सो दिस विल बी द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इनफैक्ट ये बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर है। अगर मैं इसमें भी आपसे क्या पूछूं, बेसिक स्ट्रेंथ, आईओसी की बात आ गई दोस्त, बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इनमें Cl माइनस है, उसके बाद Br माइनस, और उसके बाद I माइनस। आपने ये बातें पढ़ी होंगी बेसिक स्ट्रेंथ की, किसके अंदर, आईओसी के अंदर। सही कह रहा हूं क्या? तो अगर ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बिल्कुल उल्टा है। Cl माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका Cl माइनस सबसे वीक लिविंग ग्रुप है इन तीनों के अंदर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आइए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? बी पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इस बार सब के सब न्यूट्रल दिए हुए हैं, और मैं जानता हूं यही दिक्कत आती है। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपने 4 मई से पहले पहले जितने भी मेरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, अगर आप ऑनेस्टली कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कोई नया क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचेगा नीट के अंदर। ठीक है? और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जबरदस्त लेवल पर करनी ही पड़ेगी। यही एक जरिया है जिसके थ्रू हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में, और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। बातों से सिलेक्शन नहीं हुआ करते हैं। चलिए, तो आप मुझे एक बार बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता देंगे। किसका ऑर्डर बता देंगे? बेसिक स्ट्रेंथ का। तो इस बहाने आपकी आईओसी भी रिवाइज करवा रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ मैं आपसे पूछ लूं, पहले आप मुझे बताओ H2S एंड H2O में से विच वन इज अ बेटर बेस? H2S एंड H2S में से, सॉरी H2O एंड H2S में से विच वन इज अ बेटर बेस? तो आईओसी में आपको सर ने बताया होगा 101%, नीचे जाने पर आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। क्लियर? तो आपका वाटर H2S से स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है? और अब बताइए वाटर और अमोनिया में से आपका अमोनिया बेटर बेस है। आप यहां तो ईएन का फंडा भी लगा सकते हैं, इन्हें पीरियड मोर ईएन लेस इलेक्ट्रॉन डोनर, लेस ईएन मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब बताइए लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन मिलेगा? H2S, देन वाटर एंड देन अमोनिया। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? बढ़िया भी है और एक्सक्लूसिव भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्लास में नॉर्मली करते नहीं है। चलिए, 2 ही पार्ट थे, सॉल्व कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका डिस्कशन हम रिसेंटली ही एल्कोहल चैप्टर में किए हैं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विल टेक प्लेस? आपको बताना है कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ भी दे दो। अगर हमने Cl दिया है तो Cl को हम OH से रिप्लेस कर देते हैं, OH दिया है तो फिर उसको वापस Cl से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आइए हम जानते हैं। पहली वाली रिएक्शन को देखकर आप बताइए क्या ये रिएक्शन हो सकती है? क्या ये रिएक्शन हो सकती है? आप जानते हैं NH2 माइनस की अगर अपन बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सेकेंड पीरियड वाले स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स। क्या होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप्स। अब तो क्लास में क्लियर कर दिया ना इसको। NH2 माइनस ना अपने आप बाहर आएगा ना किसी न्यूक्लियोफाइल से बाहर आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसने किया है अटैक और यहां से ये बाहर निकला है खटैक, और SN2 रिएक्शन आप करवाने की सोच रहे हैं, तो ये गलती नहीं पाप होगा दोस्तों। गलती नहीं पाप होगा दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि NH2 माइनस कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, पहले इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पीरियड वाले याद है ना? सेकेंड पीरियड वाले H माइनस, R माइनस, OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस एंड F माइनस, ये आपके रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन से बाहर ना आएंगे, ना तो SN1 से ना SN2 से। बोला था कोई न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं हुआ जो SN2 से इनको बाहर निकाल दे। गॉट द पॉइंट? तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। आगे वाले रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल आता है? हाँ, हेलोजेंस इटसेल्फ लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी SN2 से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन होगी। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रैंक द स्पीसीज इन ईच ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेना, कभी साइन उल्टे पुल्टे लग जाते हैं मुझसे। तो इंक्रीजिंग में बताना है हमको, ठीक है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है किसके अंदर? मीथेनॉल के अंदर। एंड मीथेनॉल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
सही बात है क्या? आइए पहले ए पॉइंट को सोल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। सही बात है, पूरा बोलो सर। इंक्रीजेस इन, अगर अपन बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सही है, अगर आपको ये याद है, अब इसका पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा ना दोस्त, कैसे क्यों क्लास में डिस्कस कर चुके अपन। तो नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आइए मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आपके सामने है एसीटेट आयन, ठीक है, और एक आपके सामने है इथोक्साइड आयन। इन दोनों में से मुझे बताओ विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। बोथ बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, डोनर एटम ऑक्सीजन, डोनर एटम ऑक्सीजन। इफ दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड देन आप जानते हैं अच्छा बेस, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। आप बताएं इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है? ये वाला। क्लियर? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल लेस बेसिक होता है। तो आप दोनों में से कंपेयर करेंगे तो इसमें से और इसमें से ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। यू गॉट द पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है H2S। अब बताइए ये हमारे सामने दिया हुआ है, इसमें से इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? हम बात कर रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो इन दोनों में ये न्यूक्लियोफाइल बेटर है। सो ये आपका ए वाला पार्ट रहेगा। इन दोनों में कहां से देखा? दोनों एक ही पीरियड के थे, डोनर एटम। तो डोनर एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, देन ए गुड बेस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये आपके सामने है। आइए बी पार्ट पर चलते हैं, क्या कहता है? कहता है इस बार आपके पास इन एसीटोन, एसीटोन दिया हुआ है, दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सही बात है, बिल्कुल सही। तो अगर अपन बात करें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ क्या होगा? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। भाई ये तो आपको नोटबुक से रिवाइज करके रखना पड़ेगा। ओके, अच्छी बात है। अब हम किस प्रकार से बात कर सकते हैं, जरा मुझे एक बार बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, अच्छी बात है। तो एक बार मुझे आप बताओ, ये और ये इन दोनों में से, इन दोनों में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? एसीटोन के अंदर नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है। सो विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? वैसे भी पोलर एप्रोटिक में अच्छा बेस या अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वहां सॉल्वेशन का फंडा नहीं होता है। तो आपका ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इन दोनों में से बताओ विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? इन दोनों में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? डोनर एटम्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। तो आप जानते हैं यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, वहां नाइट्रोजन, लेस EN मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपका ये ऑर्डर रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। क्लियर? सो इट्स पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है एसीटोन के अंदर, आप बताइए एसीटोन कैसा है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती हैं? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। तो मैं आपसे कुछ बातें यहां पर कर लेता हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं Cl माइनस में से और F माइनस में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। तो Cl माइनस से बेटर न्यूक्लियोफाइल तो आपका F माइनस है। यू गॉट द पॉइंट? ओके, अब आपको बताना है F माइनस और OH माइनस में से विच वन इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल? दीज टू बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, और पीरियड के अंदर आप जानते हैं अच्छा बेस या अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर? तो यहां इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लोरीन देगा, यहां पर आपका ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन की N कम है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटर न्यूक्लियोफाइल। सो दिस विल बी द ऑर्डर। क्लियर? चलिए पॉइंट डी की तरफ दोस्तों बढ़ जाएं। नेक्स्ट हमारे सामने फिर से मिथेनॉल के अंदर बात कर रहा है, और मिथेनॉल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाउन द ग्रुप। ओके, तो कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार की बातें यहां पर हमारे सामने हो सकती हैं। आप बताइए सबसे पहले F माइनस और Cl माइनस में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो F माइनस और Cl माइनस में से योर Cl माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? आइए अब अगर बात करना चाहें तो Cl माइनस और SH माइनस दे बिलोंग्स टू द
दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, सही बात है कि नहीं है? जैसे ये दोनों सेम पीरियड में थे तो इन्हें पीरियड ए बेटर बेस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो क्लोरीन की एन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर, तो आपका सल्फर बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों बेहतरीन क्वेश्चन। जिस बच्चे को एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, वही क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो अपनी नोटबुक को बार बार रिवाइज कीजिए और देखिए ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहें। फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक नया क्वेश्चन, एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहता है पिक द रिएक्टेंट और सॉल्वेंट इन ईच पार्ट दैट गिव्स द फास्टर SN2 रिएक्शन, फास्टर SN2 रिएक्शन। ओके, चलिए ए पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ए पार्ट में क्या कहना चाहता है? ए पार्ट कहता है रिएक्शन ऑफ OH माइनस विद दिस एंड दिस। कहता है बताइए OH माइनस दोनों में से किसके साथ फास्टर SN2 रिएक्शन करेगा? तो आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल दोनों में क्या कर दिया गया है? सेम कर दिया गया है। यहां पर कौन है? Br, और यहां पर कौन है? Cl। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, कहता है ये न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा? तो आप जानते हैं SN2 की बात कर रहा है, तो यहां लिविंग ग्रुप Br है और यहां लिविंग ग्रुप Cl है, इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है तो इसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें पॉइंट बी, रिएक्शन ऑफ, ये आपके सामने है विद दिस और विद दिस। ओके, इस बार आपका रिएक्टेंट जो अल्काइल हैलाइड है वो सेम है, तो आप समझिए ये आपके सामने अल्काइल हैलाइड है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और कहता है एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल NaOH है जिसमें Na+OH माइनस, और एक आपका न्यूक्लियोफाइल है सोडियम एसीटेट। एक आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो सोडियम एसीटेट है। बोलता है बताइए ये इन दोनों में से किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा? कितना शानदार क्वेश्चन है यार। अगर हम बात करना चाहें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, किसकी बात करना चाहें? न्यूक्लियोफिलिसिटी की, ये हमारे सामने रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आप बता सकते हैं इन दोनों में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? डोनर एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, क्लियर? तो अच्छा बेस ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो बिल्कुल OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू योर एसीटेट आयन। क्लियर? जी हाँ। अब देखो ये तो फिक्स कर दिया गया है, पर चेंज किसको कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल को। क्या SN2 रिएक्शन, जो कि वो खुद कह चुका है, SN2 रिएक्शन का रेट आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करता है या सभी न्यूक्लियोफाइल SN2 को सेम रेट पर रिएक्ट करते हैं? नो, इट डिपेंड्स अपॉन द concentration as well as nucleophilicity of the nucleophile, so it is a stronger nucleophile, तो रिएक्शन का रेट उसके साथ फास्ट रहेगा और इसके साथ स्लो रहेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ना? मैं क्या कह रहा हूं, जिसको नोटबुक का एक एक पॉइंट क्लियर है ना, वही आगे बढ़ेगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें पॉइंट सी की तरफ, कहता है रिएक्शन ऑफ दिस। इस बार अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है CH3 CH2 CH2I। ओके, बिल्कुल सही है। और मिथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है मिथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। अब इसमें देखो ध्यान से, आपको क्या फिक्स कर दिया है? RX भी फिक्स कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल भी फिक्स कर दिया है। यू गॉट द पॉइंट? यस। पर कहता है एक बार ये रिएक्शन किस में कर रहा है? मीथेनॉल के अंदर, मीथेनॉल के अंदर। और एक बार ये रिएक्शन किस में कर रहा है? DMSO के अंदर, DMSO के अंदर। क्लियर? तो आप बताइए, आपका दोनों ही SN2 रिएक्शन जा रही हैं, इस बार केवल चेंज किसका है? सॉल्वेंट का। and SN2 reactions are faster in polar aprotic solvent if your nucleophile is negatively charged. You got the point? Yes. तो आप बताइए ये आपका कैसा सॉल्वेंट हो गया दोस्तों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये कैसा सॉल्वेंट हो गया दोस्तों? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या शानदार क्वेश्चन है यार, गजब का क्वेश्चन है। तो बताइए दोनों में से कहां फास्ट होगी रिएक्शन? अगर मैं इसको R1 बोल दूं और इसको R2 बोल दूं, देन R2 विल बी ग्रेटर देन R1, यानी कि मिथॉक्साइड आयन इस पर्टिकुलर हैलाइड के साथ DMSO में फास्ट रिएक्ट करेगा, DMSO में फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू मिथेनॉल। बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब SN2 के एक एक कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रखी है। चलिए, तो इसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 22 कहता है पिक द रिएक्टेंट और
solvent in each part that gives faster SN1 reaction. गजब, पिछले वाले में SN2 पूछ रहा था, इसमें SN1 एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। आइए पहले वाले पार्ट पर बात करते हैं, पहले वाले पार्ट पर, ए पर। वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई है, तो वाटर सॉल्वेंट सभी में सेम है, इधर Cl लगा हुआ है, क्लियर, और उधर आपका ये I है भाई, Cl मतलब समझ लेना I है, ये कार्बन है वो, तो ये आपके सामने कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप और I कहता है दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, पर आप बताइए दोनों में से कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। तो आप देखो सॉल्वेंट तो दोनों में सेम ही है, फर्क किसका है, लिविंग ग्रुप का। केटाइन भी क्या बनेगा, सेम, तो आप जानते हैं I बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू Cl, तो वाटर में ये फास्ट SN1 देगा, क्लियर। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कहता है रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विद दिस टू, ठीक है, तो आपका ये सॉल्वेंट फिक्स कर दिया गया है। इधर हम बात कर लेते हैं, इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, Br लगा दिया गया है। वहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आप बताइए किस प्रकार से है, ये रहेगा CH3, इधर भी रहेगा CH3, क्लियर। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो CH2Br, आप बताओ SN1 किस में फास्ट होगी, इसमें फास्ट होगी कि उसमें फास्ट होगी। भाई साहब ये तो आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, which will react faster in SN1, this will, because more stable carbocation will be formed। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट सी पॉइंट, रिएक्शन ऑफ दिस, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये आपके सामने रिएक्शन करवा रहा है, रिएक्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कौन लगा हुआ है, आयोडीन, ठीक है। रिएक्शन विद दिस कहता है किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, C2H5OH, क्लियर, ओके। एक करवा रहे हो किसमें, वाटर में, और एक करवा रहे हो किसमें, DMSO में। आप बताइए कौन से डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट्स ए 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्लियर। और आप जानते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसके साथ अंडर दिस कंडीशन अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन कहां से प्रोसीड करवाएंगे हम, SN1 से। अब SN1 वाटर में फास्ट होता है कि DMSO में फास्ट होता है, आप बताइए। SN1 रिएक्शन की अगर अपन बात करना चाहें तो आपका कहां से फास्ट होगा, आपका वाटर में फास्ट होगा कि DMSO में फास्ट होगा, तो आपका जो है वाटर के अंदर ये रिएक्शन फास्ट जाएगा एज कंपेयर टू DMSO, बिकॉज रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1 मैकेनिज्म। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। और SN1 आपके पोलर प्रोटिक में फास्ट होता है एज कंपेयर टू पोलर एप्रोटिक। बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है ड्रॉ ए स्टेप वाइज डिटेल्ड मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कर्व्ड एरो भी इस्तेमाल में लेते हैं मूवमेंट को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। आइए हम रिएक्शन करवाते हैं दोस्त। आप बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड है, इट्स ए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्रोडक्ट तो उसने खुद ही बनाकर दिए हैं, कहता आप तो समझा दो कैसे बने होंगे। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वीक न्यूक्लियोफाइल, वैसे भी 3 डिग्री SN1 से जाएगा, तो 100% रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1। अब बताओ SN1 होता कैसे दोस्तों, चलिए SN1 के अंदर लिविंग ग्रुप को हटा देंगे और कार्बोकेटाइन बना देंगे। क्या ये एक कायरलिटी सेंटर है, जी हाँ। क्या ये भी एक कायरलिटी सेंटर है, जी हाँ, क्लियर। तो आप SN1 में करवाओगे, लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, कायरलिटी सेंटर बनाएंगे। आप बताइए ये कायरलिटी सेंटर अभी भी रहेगा, क्या ये वाला आपके सामने कायरलिटी सेंटर रह पाएगा, इधर ध्यान दीजिए। जैसे ही लिविंग ग्रुप हटा, क्या ये कायरलिटी सेंटर रह पाएगा, नहीं रहेगा, बिकॉज ये क्या हो गया है आपका sp2, क्या हो गया है sp2, लॉस ऑफ कायरलिटी सेंटर। पर इस कायरलिटी सेंटर का तो दोस्त आपने कोई बॉन्ड ही नहीं तोड़ा है, तो ये तो एज इट इज आप लोगों के सामने रहेगा, इसकी कायरलिटी सेंटर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा, नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, आप बताइए कौन है आपके सामने न्यूक्लियोफाइल, आपका इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी होता है, आप जानते हैं इथेनॉल आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा और पी ऑर्बिटल की दोनों लोब से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहां से भी और अगर अपन बात करना चाहें यहां से भी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्लियर। दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, अगर दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो एक प्रोडक्ट तो आपके सामने ये बन जाएगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। आपका जो OCS2 OC2H5 है वो कहां पर आ जाएगा, डैश पर, ये आ गया है। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा
विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और एक आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विद अगर अपन बात करना चाहें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये दो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आएंगे। ये हमें कह रहा था समझा दीजिए कैसे बनेंगे, क्लियर। तो इसने इसको ऐसे लिखा, बॉन्ड लाइन में मैंने इस वाले ग्रुप को क्या लिख दिया है, C2H5। उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दिस प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नो डाउट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1। आप मुझे बताइए क्या इस रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा, क्या इस रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा? तो आप बहुत जनरल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि लिविंग ग्रुप जहां लगा अगर वहां कायरल्टी सेंटर है तो SN1 में रेसमाइजेशन होगा। नहीं, इस बार भी बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं है, बल्कि क्या है, डायास्टीरियोमर्स। आप पूरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना एंड यू विल फाइंड डायास्टीरियोमर्स एंड नो रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। बेहतरीन क्वेश्चन आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का, सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ड्रॉ ए स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अल्टीमेट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्लियर। कहता है ये रिएक्शन करवा रहे हैं और ये आपके सामने मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, समझा दीजिए। मैंने आपको बोला था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बताना आसान है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बहुत मुश्किल है। CN माइनस में हम बातें कर लेते हैं, NaNO2 में बातें कर लेते हैं क्योंकि NCERT में है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सीधा आंसर याद कर लेते हैं कि इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा। अरे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब आपको मेजर क्या बनेगा समझ में आना चाहिए, केवल उन दो में नहीं उनके अलावा भी हमें चमकना चाहिए। तो आइए, जिन्होंने क्लास में ध्यान दिया है उनसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, NaH के साथ। तो यहां पर आपके सामने रहेगा Na प्लस एंड H माइनस। एक बात सुन लो मेरी बात, H माइनस जो आपका है ना, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमेशा एसिड बेस रिएक्शन करेगा। इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ बेस, ये भी मैं बोल सकता हूं, ऑलवेज एक्ट एज अ बेस, ऑलवेज एक्ट्स एज ए बेस। ये हमेशा ही बेस की तरह काम करेगा। इट विल नेवर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, नेवर मींस नेवर, कभी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा ये। इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ बेस। और मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बताऊंगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको तो क्लैरिटी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एल्डिहाइड कीटोन में बताऊंगा। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में 3 रिएक्टिव साइट होती हैं। कितनी रिएक्टिव साइट होती हैं, 3, क्लियर। और ये बातें भी अपनी एक्सक्लूसिव होती हैं दोस्तों। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कितनी रिएक्टिव साइट होती हैं, 3। अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है तो वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, क्लियर। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है तो ऑक्सीजन कार्बोनिल वाला जो ये है उसको ये इलेक्ट्रॉन देता है। और अगर कोई बेस रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, कोई बेस, जैसे कि यहां पर H माइनस सर्टिफाइड बेस है, तो वो आपके अल्फा H के ऊपर अटैक करता है। 3 रिएक्टिव साइट है। तो आप बताइए, आपका NaH के अंदर H माइनस इज अ पावरफुल बेस, इसके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहां से H प्लस को हटा देगा। अगर H प्लस को हटा दिया तो आप बताइए यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की। और जब H प्लस ने यहां से H प्लस चुराया तो साथ में कौन बनेगा, हाइड्रोजन। तो ये देखो ये बना हुआ आपका, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं। अब ये आपके सामने होता है एक इनोलेट आयन, ये आपके सामने होता है इनोलेट आयन। एंड दोस्तों इनोलेट आयन इज ऑल्सो एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इनोलेट आयन। इट कैन अटैक वाया कार्बन, या फिर इसको रेजोनेंस करने का मौका दीजिए। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। आपका नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर बाद किस पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। सही बात है कि नहीं है? सो इट कैन रिएक्ट वाया कार्बन, इट कैन रिएक्ट वाया ऑक्सीजन। सही बात है, बिल्कुल। इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब कैसे चलोगे? अगर आपने तिगड़मबाजी से दोस्तों CN माइनस में या NaNO2 में क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं तो आप नया क्वेश्चन आते ही सुलटा दिए जाओगे। लेकिन हम जानते हैं हमने कहीं तिगड़मबाजी की बातें ही नहीं की है। अगर मैं रिएक्शन करवा दूं, इसकी आगे कह रहा है CH3Br के साथ, क्लियर। तो यहां पर भी आपकी रिएक्शन होगी, CH3Br के साथ करवा देता हूं।
और यहां पर भी आपकी रिएक्शन करवा देता हूं CH3Br के साथ। क्लियर? बिल्कुल सही। आप बताइए व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? SN2। सही बात है, Br will be replaced by SN2 mechanism. What will be the mechanism of this reaction? SN2। अगर यहां पर रिएक्शन हुई तो ये करेगा अटैक और Br निकलेगा खटैक, और ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर अपन बात करें तो ये करेगा अटैक और ये निकलेगा खटैक, कार्बन की साइड से अटैक। अगर कार्बन की साइड से अटैक हुआ तो आपको ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो साफ साफ कह रहा है कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप बताइए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल SN2 कंडीशन पर लेस EN की साइड से अटैक करता है कि मोर EN की साइड से? SN2 कंडीशन, बिकॉज आपका अल्काइल हैलाइड देखकर ही पता चल रहा है SN2 हुआ होगा। क्लियर? तो लेस EN की साइड से कि मोर EN की साइड से? लेस EN की साइड से, तो कार्बन की साइड से यहां पर अटैक होगा, और ये आपकी रिएक्शन का क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। बताइए, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को समझाते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिबिट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके, एंड इज देयर फॉर ओके कहता है कि SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है, तो मैकेनिज्म से प्रोडक्ट देखकर ही पता चल रहा है SN2 हुआ होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट जा रहा है। तो SN2 का रेट लो एक्सप्रेशन एक बार लिख ले। रेट SN2 का क्या होता है? डिपेंड करता है आपका RX की भी मोलर कंसंट्रेशन पर एंड न्यूक्लियोफाइल की भी मोलर कंसंट्रेशन पर। सही बात है कि नहीं? चलिए, कहता है व्हाट हैपेंस टू द रेट इफ the concentration of 1-iodopropane is tripled and concentration of sodium hydroxide remains the same. क्लियर? तो कहता है रेट पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दें और उसकी कंसंट्रेशन को क्या रखें? सेम। तो आप जानते हैं यहाँ 3x RX रहेगा, 3 को बाहर निकालेंगे, पावर टू 1 है, तो रेट आपका कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन है, रेट आपका 3 गुना हो जाएगा। दोनों की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस टू द रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ 1-iodopropane remains the same and the concentration of sodium hydroxide is doubled। तो इस कंडीशन पर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? रेट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना दोस्त, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। नेक्स्ट कहता है व्हाट हैपेंस टू द रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ 1-iodopropane is doubled and the concentration of sodium hydroxide is tripled। तो ऐसे भी कर सकते हो। पहला पुराना रेट मान लो R1 है, इट इज K, मोलर कंसंट्रेशन RX, मोलर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। R2 में क्या कर रहा है समझो, K, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? डबल, RX की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, ये लीजिए, ठीक है। एंड अगर अपन बात करना चाहें कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रिपल, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे K बाहर आएगा, बताइए 2 रेज टू पावर 1 है, यहाँ पर बाहर आएगा 3 रेज टू पावर 1 है, ये हमारे सामने रहेगा RX रेज टू पावर 1, ये हमारे सामने रहेगा न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1। क्लियर? अब बताइए यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 6K, ये रहेगा RX रेज टू पावर 1, ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1। आप जानते हैं इस वाले को, तो इस पूरे को तो आप ऑलरेडी क्या लिख चुके हो, ऊपर देखो R1, तो आप कह सकते हो R2 विल बी 6 टाइम ऑफ R1, तो रिएक्शन का रेट 6 टाइम बढ़ जाएगा। यू कैन अप्लाई द सेम फंडा इन पार्ट A एंड B ऑल्सो, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। जैसे जैसे मुझे फ्री समय मिलेगा मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आपके मैसेज मुझे रेगुलरली मिल रहे हैं, आप बस सॉल्व करते रहिएगा। लास्ट में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आखिरी टाइम आपका चल रहा है और सिलेबस को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पर। नो डाउट जो बच्चा सिंसियर है उसको परेशानी तो होगी, उस चक्कर में ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सिंपल टेक्निक है जिसको आप फोकस कर सकते हो दोस्तों। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें, आपने एक एंड डेट डिसाइड कर रखी है अपने लेवल पर, एंड डेट सिलेबस कंप्लीशन की आपने सोच रखा है कि मैं इस तारीख तक तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या करते हो आप? हर दिन अगर अपन बात करना चाहें इस डे, आप क्या करते हो?
इसके बारे में सोचते रहते हो एंड डेट कि वहां तक होगा कि नहीं होगा, वहां तक होगा कि नहीं होगा, इतना पेंडिंग है, और अननेसेसरी आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो एक सिंपल टेक्निक आपको बनानी है। एंड डेट आपने डिसाइड की है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो आप अपना जो भी एंड डेट है, सिलेबस आपने बनाया होगा, उसके हिसाब से वीक वाइज उसको डिवाइड करो कि इतने वीक में ये करूंगा। उसके बाद उसको डे वाइज डिसाइड करें। क्या डिसाइड करें? डे वाइज, किस दिन में इतना करना है। आपको स्ट्रेस तो लेना है दोस्त, पर आपको हर दिन का लेना है। बार बार इस एंड डेट को सोचकर परेशान नहीं होना है। ना रातों को नींद आती है, ना क्लास में फोकस कर पाते हैं, तो आउटपुट जीरो के बराबर आ रहा है। तो आप स्ट्रेस लीजिए, हर दिन लीजिए स्ट्रेस, पर इसका कि मुझे आज का ये टाइम जो मुझे मिला है, आज का जो टास्क है, वो मुझे हर हाल में कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे ना, हर बार आप रिजल्ट पर फोकस्ड होकर बातें करेंगे, तो फिर परफॉर्मेंस आपकी गिर जाती है। तो आपको पर डे के हिसाब से चलना है कि आज एनी हाउ ये मेरा आज का टाइम काम था, इसको मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप आखिरी तक पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिक करोगे। लेकिन बार बार अगर आप एंड डेट के बारे में सोचोगे कि इतना बचा हुआ है, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो आप फालतू में परेशान होते रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को गिरा देंगे, फोकस भी थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।